अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती बिजली करने के ऐलान के बाद से एक भूचाल सी कैफियत है। मुल्क भर में बिजली सस्ती करने का मुतालबा जोरवा करने लगा है और जबकि अमीर जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ ने मजबूरन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए और ऐसे में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने भी सिंध हुकूमत से बिजली सस्ती करने का मुतालबा किया है और हाफिज हमदुल्ला भी कह रहे हैं कि महंगाई पूरे मुल्क में है। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब में सस्ती बिजली करने के ऐलान से खुद को पंजाब का लीडर साबित किया। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत 45 अरब का रिलीफ देगी, नापरा में बिजली की तकसीमकार कंपनियों की तरफ से अप्रैल से जून 2024 की स्माही एडजस्टमेंट में 47 अरब रुपए का इजाफा भी मांग लिया गया है। तो नाज़रीन, ऐसे में मरियम औरंगजेब साहिबा आज कह रही थी कि मखसूस लोग बिजली रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया वो भी देख लेते हैं पहले। ऐसे में नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने 500 यूनिट के लिए जो है अवाम के लिए, पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान जो किया था, वो जो उन्होंने खिताब किया वो भी देख लेते हैं। तो हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी और आपने गुफ्तगू सुनी मरियम साहिबा की भी, और एक अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से, 14 रुपये बड़ा रिलीफ है। और क्या देखते हैं आपके, जिस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा बात कर रही हैं, तो ये रिलीफ 500 यूनिट के सार्फिन को मिलेगा या फिर 200 से 500 सार्फिन के लिए होगा? हुकूमत की जो पॉलिसी है वो क्यों वाज़ेह नहीं है? क्या इस पर आप देख रहे हैं कि तब्दीली हो सकती है इसमें? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह किया था कि सिफर से लेके यानी 1 यूनिट का से लेकर 500 यूनिट तक के लिए 14 रुपये जो है उसको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसमें हुकूमत ने क्लैरिटी जो है वो आज लेकर आई और इस हवाले से सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया कि वो 200 तक तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, जिसमें वफाक उनको सपोर्ट कर रहा है। अब इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि 201 से लेके 500 यूनिट तक के लिए 14 रुपये रिलीफ मिलेगा। रिलीफ कैसे मिलेगा? अगर हम देखें तो जिस फॉर एग्जांपल एक यूनिट है और उसमें तमाम टैक्सेस जितने भी हैं, सरचार्ज डाल दें, PFA डाल दें, FFPA डाल दें, एडिशनल चार्ज जितने भी हैं, तमाम टैक्सेस डालने के बाद अगर एक यूनिट 44 रुपए का बनता है तो उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे 14 रुपए, तो यूं 30 रुपए यूनिट का हिसाब लगा के उनको रिलीफ मिलेगा। तो लगभग अच्छा है। तो अगर देखा जाए 26 से 28% तक जो है वो पंजाब की आवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस्लामाबाद का जिक्र हो रहा है। आप देखें कि कल से आप ये बात देखने को मिल रही है कि पंजाब की आवाम में तो चलो पंजाब का टैक्सेस है, पंजाब के लिए PSDP रखा गया था, उससे कटौती होके या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फंड निकाल के वहाँ पे दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस्लामाबाद की आवाम को क्यों इंगेज किया जा रहा है, उनके आवाम को क्यों पंजाब हुकूमत रिलीफ देने जा रही है? क्या पंजाब के टैक्सेस जो है इस्लामाबाद पर लगेंगे? क्या इस्लामाबाद के टैक्सेस पंजाब हुकूमत में भी, पंजाब के इस्लाम में भी लग सकते हैं? इस पर अगर थोड़ी सी तहकीकात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाब का ऐलान कर दिया है और उसकी साफ जाहिर है भरपूर तैयारियां शुरू हो गई, तो उससे पहले जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह समझा कि जहां पर आप पंजाब को रिलीफ देने जा रहे हैं वहां पर आप इस्लामाबाद को भी शामिल कर ले, ताकि हो सकता है कि किसी हद तक उनके बयानिए में मजबूती आ सके, अवाम में मकबूलियत हासिल की जा सके, जो गरीब तबका, दरमियाना तबका है, उनको अपनी तरफ माइल किया जा सके और बल्दियाती इंतखाब में एक पोजीशन मुस्तहकम की जा सके मुस्लिम लीग नून की। उसके पीछे तो मुझे फिलहाल बैकग्राउंड यही लगती है। अदरवाइज पंजाब हुकूमत ने कभी इस्लामाबाद या अपनी हदूद से बाहर अपने टैक्सेस से किसी दूसरे को किस तरह ऑबलाइज कर सकती है? इस्लामाबाद की आवाम तो दूसरी सियासी जमातें भी तो यही क्लेम कर रही हैं, ये रिलीफ सिर्फ और सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद के लिए क्यों है? फिर दूसरे सूबों के लिए भी तो होना चाहिए ना। देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह है। अगर ये बात सवाल जिसने भी उठाया बिल्कुल दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून के सदस्य पंजाब की हद तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में पार्टी है, पूरे पाकिस्तान का ऐलान करते हैं। लेकिन मसला यह है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वफाक में वो इत्तेहादियों के साथ बने हैं। अब साफ जाहिर है कि अगर पहले तो पंजाब में उन्होंने अपना बयानिया मजबूत बनाना है, उन्होंने देखा 8 अक्टूबर को 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए किस हद तक नुकसान हुआ, फिर रिलीफ हुआ, आज तक ये बहस खत्म नहीं हो सकी फॉर्म 45 और 47 की। उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद में अब बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं कि वहां पर भी हमने
हमें किसी ना किसी तरीके से तो ऑब्लाइज करना है, अवाम की जो है सपोर्ट हासिल करनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये किया। दूसरी जानिब महरीन जो बड़े खतरनाक सवालात उठ रहे हैं, हुकूमत पंजाब 45 अरब रुपए का रिलीफ दे रही है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नेपरा में एक दरखास्त दायर कर दी गई है कि 47 अरब रुपए जो है वो अजाफी बोझ डालने जा रही है, जो कि 26 अगस्त को नेपरा में बाकायदा उसकी जो है वो समाप्त होगी। और हो सकता है, देखें अभी तक अगर आप देखें तो रवा बरस, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, 9 दरखास्तें नेपरा में दायर की गई बिजली बढ़ाने के हवाले से, और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक दरखास्त का भी फैसला होना बाकी है, क्योंकि वो भी चंद रोज कबल हुई। उससे पहले जितनी दरखास्तें थी तमाम की तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गई और उसकी कीमतों में इजाफा हुआ। 47 अरब रुपए का 26 अगस्त को बोझ डालने जा रहे हैं, उसमें भी अप्रूव हो जाएगी। सिर्फ एक दरखास्त जो है बिजली कम करने की दायर की गई है, वो है 31 पैसे, 3.31 पैसा, बस 1 रुपया भी पूरा नहीं है, उसकी दरखास्त दायर की गई है। और उसमें भी अगर हम देखें तो उसके भी हवाले से अगर दुनिया न्यूज और हम अगर तहकीकात करें तो मालूम होता है कि उसमें भी जो हुकूमत थी, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, उसमें ये हैरान कुन इंकशाफ आते हैं, जिसका हम हमेशा से ये सवाल उठा रहे हैं कि IPP से हम कितनी जो है वो कितना बना सकते हैं। 45,000 से 47,000 के हम उनको पैसे देते हैं और हम उनसे ले कितनी रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं सिर्फ 36%, और उसका वो हमें 64 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। अगर हम दीगर जाकर देखें तो हमारे पास 9 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। इतनी महंगाई IPPs का जो बोझ है, जिसकी वजह से ये बिजली महंगी होती जा रही है, ये खुद डॉक्यूमेंट्स में बात बताते हैं कि जो हम IPP से ले रहे हैं वो 64.72 पैसे का एक यूनिट ले रहे हैं IPP से। और IPPs किसके दौर में लगे? एक तरफ तो बात आप मान लें कि हुकूमत ने 45 अरब का ऐलान किया, दूसरी तरफ आप ये बात ये ज़हन में रखें कि 47 अरब का ये 26 अगस्त को मजीद बोझ डालने जा रहा है। और तीसरी तरफ हुकूमत इन सवालात के भी जवाब दे कि IPPs पर क्यों बात नहीं करते। IPPs लगे नवाज शरीफ साहब के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, 1994 में, 2002 में और दीगर फिर 2013-15 में ये IPPs लगे, उनकी तरफ बात क्यों नहीं करते? उनके भी अवाम सवाल जवाब मांगती है, अवाम पूछती है कि आप हमें इनके भी जवाब दीजिए कि जो मुल्क में खसारा हो रहा है और फिर इसके साथ जो 455 अरब रुपए का 14 मरतबा हुकूमत ने अजाफी बोझ डाला, उसका भी सवाल जवाब मांगती है। 500 अरब रुपए की जो करप्शन होती है। पूछ लेते हैं आदिल साहब, अभी तो बिजली सस्ती हो गई 2 महीने के लिए, आगे क्या होगा? इसका मुस्तकिल हाल आप क्या देख रहे हैं? और ऐसे में बिजली जो है वो डिमांड से ज्यादा है, डॉलर की कदर हम देख रहे हैं गुज़श्ता अक्टूबर से मुस्तहकम है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो रही हैं, और इसके बावजूद आप देख रहे हैं जिस तरह से बिजली की कीमतों में हमने लास्ट में देखा, खासतौर पर अगर बात कीजिए जुलाई के लिए, ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपये 3 पैसे फी यूनिट रही और बिल जो है वो 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुंच रहे थे। तो इसकी जो आप देख रहे हैं होशरुबा ये इजाफा है, इसकी क्या वजूहात रही हैं फिर? जी पहले ये जो आपने सवाल किया कि अब आगे क्या होगा, उसका मुस्तकिल हल क्या है, उससे पहले हम ये जानें कि ये हुआ कैसे असल में, ये जो 60-65 रुपए तक यूनिट चला गया। लेकिन उससे पहले जो हसन साहब ने ये कहा ना कि ये तकरीबन 47 अरब का बोझ डालने के लिए ये तकरीबन 46 अरब 99 करोड़ रुपए की वसूली की जो तैयारी हो रही है और 26 अगस्त को उसकी हेयरिंग है, ये तिमाही एडजस्टमेंट है और ये 3 महीनों में इसका कुल इंपैक्ट जो आएगा तमाम सार्फिन पे वो 2 रुपए फी यूनिट आएगा और ये 3 महीने में लेना है। और ये जो पंजाब हुकूमत ने 45 अरब रुपए की अनाउंसमेंट की है, ये पंजाब के लिए या किसी हद तक इस्लामाबाद के लिए है, तो इसलिए इसका इंपैक्ट जो है वो 14 रुपए तक आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? ये कह देना बड़ा आसान है, IPPs ये कह देना बड़ा आसान है कि IPPs लग गए हैं और जी तबाही होगी है, हुकूमत ने बड़ा जुल्म कर दिया। देखें जब 2015 में IPPs लग रहे थे ना, तो 2015 में लगने वाले IPPs की जो कैपेसिटी थी वो 12,000 मेगावाट थी। वो उस वक्त क्यों लगाए गए? क्योंकि उसके बाद आपके मुल्क में CPEC के 9 इकोनॉमिक जोन बनने थे। उसके बाद ये जो आपने अरबों डॉलर कर्जे लेके ये सड़कें बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बिजली के कारखाने बनाए, उसके बाद इंडस्ट्री लगनी थी, प्राइवेट सरमायाकार ने आना था। और आप ये देखें कि हम 2015 से ऑनवर्ड, बल्कि 2014 से अगर हम देखें, हमारे मुल्क में सियासी अदमे इस्तेहकाम जो है हर दौर में रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में रहा, इमरान खान साहब के दौर में रहा,
और मियां नवाज शरीफ के दौर में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली सियासी कुव्वत का नाम क्या था? इमरान खान। इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हो रही थी तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली शख्सियत का क्या नाम था? मियां नवाज शरीफ। तो उस वक्त जब ये 2015 में ये IPPs लगाए जा रहे थे तो उस वक्त अंदाजा था कि 2025 तक हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगनी है। उस वक्त आपके पास ये बिजली भी कम पड़ जानी थी। ये तो इसलिए इतनी बड़ी इंस्टॉल कैपेसिटी लगाई गई, लेकिन आपके मुल्क में तो डॉन लीक शुरू हो गया, आपके मुल्क में तो पनामा लीक शुरू हो गया, आपके मुल्क में तो साइफर शुरू हो गया, आपके मुल्क के अंदर तो जो सड़कों पे जो कुछ होता रहा और अपने ही लोग बैठ के कहने लग पड़े कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। तो उसके बाद आपके मुल्क में किस सरमायाकार ने आना था? तो ये बिजली जो इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और उसमें से हमारे पास इस वक्त जो जायद बिजली है 19,000 मेगावाट है, 45,000 मेगावाट की हमारी पैदावारी सलाहियत है, 26,000 मेगावाट हमारा मैक्सिमम सिस्टम जो है ये उठा सकता है, ये ट्रांसमिशन, ये इसको ट्रांसमिट कर सकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। 19,000 मेगावाट जो है हमारे पास इजाफी सिर्फ इस वजह से है कि ये बिजली हमने जो इंडस्ट्री को देनी थी, हमने CPEC के मंसूबों में इस्तेमाल करनी थी, हमारे मुल्क में इसकी डिमांड जो है वो बढ़नी थी और हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक करना था। उस वक्त की हुकूमत डॉन लीक्स और पनामा में लग गई और जो इमरान खान की हुकूमत है आखिर में ये दूसरे मामलात में एंगेज हो गई। तो उसका नतीजा क्या निकला कि आज ये जो 19,000 मेगावाट इजाफी बिजली है इसकी आप रकम 2,000 अरब सालाना देते हैं, ये जो आम सारिफ देता है। और आज मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि 47 अरब ये लोगों से लेना है, इस 47 अरब में इन कंपनियों में ने नेपरा में जो दरखास्त दायर किया उन्होंने कहा हमने इनसे 22 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट के लेने हैं और 10 अरब 80 करोड़ रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में लेने हैं, यानी इनकी जो अपनी नालायकी है वो इनसे लेने हैं। लेकिन आज मैं नाजरीन को बताऊं पहली मर्तबा कि ये कैपेसिटी पेमेंट भी 2 किस्म की है। अच्छा, हम अपने बिलों में जो कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं ये 2 किस्म की कैपेसिटी पेमेंट है। एक कैपेसिटी पेमेंट आपसे ये डिस्कोस ले रहे हैं, ये जो समाही एडजस्टमेंट की मद में, और ये इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन के नकाइस हैं, ट्रांसमिशन के नकाइस हैं जो इन्होंने ठीक करने थे, इसके लिए ये रकम भी लेते हैं नेपरा के जरिए सार्फिन से, उसके बावजूद इन्होंने ठीक नहीं किया और वो 47 अरब हमसे लेंगे। लेकिन एक जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 2,000 अरब रुपए है। ये आपके बुनियादी टैरिफ को जो बढ़ा के ये इतना ऊपर ले गई है, ये बुनियादी टैरिफ इस 2,000 अरब की वजह से ऊपर गया। और ये 2,000 अरब आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल से मुसलसल अदम इस्तेहकाम है। 19,000 मेगावाट का लोड गैर जरूरी तौर पे आपने जो जनरेशन कैपेसिटी आपने पैदा कर ली, जो अब गैर जरूरी बन गई, उस वक्त जरूरी थी, जो कि 2025 में कम पड़ जानी थी। आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं किए, आपने मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए माहौल पैदा नहीं किया, आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो लगाने थे वो आप नहीं लेकर आए। उसका नतीजा ये निकला कि ये बिजली जो इंडस्ट्री ने इस्तेमाल करनी थी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगना था उसमें इस्तेमाल होनी थी, अब ये सार्फिन बगैर इस्तेमाल किए दे रहे हैं। तो ये भी हमें देखना होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार यकीनन हमारे सियासतदान हैं और इसके जिम्मेदार यकीनन वो किरदार हैं जिन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया और उसके नतीजे में आज सूरत हाल ये हो गई है कि 2 महीने के लिए सिर्फ 14 रुपए फी यूनिट जो हमें रिलीफ मिल रहा है। आगे इसका लॉन्ग टर्म हल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। अगले 1 से 1.5 साल में ये जो कैपेसिटी पेमेंट है इसको रीनिगोशिएट करना होगा। अगले 1 से 1.5 साल में आपने ये जो बिजली के कारखाने लगाए हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और इनके ट्रांसमिशन के हवाले से सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। ये कोई हल नहीं है कि आप बिजली की ये कारखाने बंद कर दें। आप इसकी खपत बढ़ाने के लिए मुल्क के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें, इंडस्ट्री लगाएं, तो उसके लिए आपको करना होगा। लेकिन अभी एक बात से इख्तिलाफ करता हूं जिस पे मैं ये समझता हूं कि वो कह रहे हैं डॉलिक्स का मामला आया, पनामा का मामला आया, इसी को तो रख के इन्होंने IPP लगवा दिए, इसी को तो रख के इन्होंने पाकिस्तानी IPPs लगा दी। इसको आप रख के किस तरह कह सकते हैं? PDM 1 का दौर था, क्या इंडस्ट्री लग गई? क्या IPPs को आपने जो आप कह रहे थे CPEC के तहत काम होना था हो गया?
भाई 2015 में आपके ना करें ना, ना करें। आईटीपी जिन सियासतदानों ने लगाए उनको आप नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपके पास आप सारा मलबा एक जमात पे डाल दें, एक शख्स पे डाल दें, अवाम पे डाल दें ना। आपके पास 2015 की पॉलिसी के तहत आपके पास प्लांट्स आए, उसके बाद आपने ये जिस मकसद के लिए प्लांट लगाए थे उसकी यूटिलाइजेशन होनी 16 महीना आपकी हुकूमत आई मुस्लिम लीग नून की। आप 16 महीने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, क्या जो वो ये वादे करके गए थे उस पर आके इन्होंने इंप्लीमेंट किया? उस पर आके इंप्लीमेंट नहीं किया इन्होंने। ठीक है हसन साहब, दिल साहब कैसे देखते हैं आप जिस तरह से ये गुफ्तगू हो रही है, आप क्या देखते हैं? हमारे पास मुस्तकिल हल क्या है साथ साहब? देखिए, मैं अदील साहब से हमदर्दी करता हूँ। मैं अदील साहब की इस काविश से हमदर्दी करता हूँ जिस मेहनत से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस बिजली के बिल बढ़ जाने की और कैपेसिटी पेमेंट्स की को पिन करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार नहीं करार दे रहा। मैंने तो बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में की भी बात की है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब थे यार, उनकी जमात थी जिन्होंने उस दौर में डिस्टेबलाइज किया। यार आप इसको फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना किया करें, अपने मर्जी की फ्रेमिंग ना किया करें। जो मैंने फैक्ट्स पे बात की आप उस पे रहें। लेकिन और आप मेहरबानी करके आप जरा सुनिएगा, आप ये क्या कह रहे थे? आप जो बात कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के हुक्मरानों, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के पास बैठे, तो हमें वहां से भी यही सुनने को मिलता है। आप इसको फिर एक सियासी रंग देने की, आप फिर इस बात को सियासी रंग देने की कोशिश ना करें। हम यही बात कर रहे हैं कि सारे मामले को सियासत ने खराब किया, फिर वो ले गए कि मैंने कह दिया पीटीआई जिम्मेदार है। मैं तो कह रहा हूं कि पीटीआई के दौर में डिस्टेबलाइजेशन नहीं हुई। आप उसको अपनी मर्जी का रंग साथ रसूल साहब जब देते रहेंगे, आप अपने दिल की तस्कीन के लिए एक सियासी जमात की मोहब्बत और दूसरी की नफरत में बात करेंगे, मुल्क के लिए बात करें तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि हमारे बिजली के सेटअप के साथ हुआ क्या। जी साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अदील साहब को एक ठंडा ग्लास का पानी का भिजवाएं। हम आपसे लड़ नहीं रहे अदील साहब, हम आपकी हुक्मरानी में यहाँ पे रहते हैं। तो गलत बयानी कर रहे हैं ना, आप लड़ नहीं रहे। कोई ये नहीं कह रहा आप लड़ रहे हैं भाई, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। आपके अल्फाज को रिपीट कर देते हैं कि डॉन लीक्स आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें भाई साहब। आप गलत बयानी ना करें कि मैंने ये कह दिया। बिल्कुल, आप साथ की बात पहले सुन लें। मैं तो दोनों हुकूमतों की बात कर रहा हूं। जी भाई, हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आपने एक बात की, मैं आपकी इजाजत से बसद एहतराम उस बात का जो जनाब ने फरमाई और हम बस जवाब देने की जसारत वो एहतराम की मद में आप अगर ये भी मुनासिब नहीं है तो ये भी सनद कर लेना चाहिए। थोड़ी सी जवाब दिया साहब। नहीं, बारीक वारदात तो जनाब ने की जब जनाब ने फरमाया कि पैनमा की वजह से और डॉन लीक्स की वजह से, जहां पे मुस्लिम लीग नून ने अफवाज पाकिस्तान, हमारी उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, ISPR की ट्वीट्स आ चुकी हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक बात की, उस आपने कहा कि डॉन लीक्स की वजह से वो इकोनॉमी नहीं चल सकी जिसके ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स हमने, मतलब जिसकी वजह से हमने ज्यादा कैपेसिटी के पावर के मंसूबे। बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकी जिस तरह साइफर की वजह से इकोनॉमी नहीं चल सकी। आप बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकी जैसे साइफर की वजह से इकोनॉमी नहीं चल सकी भाई साहब। फिर आप वही गलत बात कर रहे हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे। दो बातें अदील साहब अगर सुन लेंगे ना, अगर आप सुन लेंगे तो ये मुनासिब रहेगा। अदील साहब, सारा पाकिस्तान आपको देख रहा है, ये गैर मुनासिब है, अगले की बात सुन लें। आप साइफर तक तो हमारे कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं, वो तो बातें आपकी बिल्कुल दुरुस्त होंगी। जहां से आपने बात शुरू की वो ये था कि डॉन लीक्स और पैनामा की वजह से नहीं हुआ, इसीलिए आपने कहा कि पिछले 10 साल में जो इस मुल्क में होता रहा, साइफर तो 3-4 साल पहले की बात है, आपने 2013 से इसलिए शुरू किया क्योंकि उसके फौरन बाद पहले डॉन लीक्स आया, फिर पैनामा आया जो 2018-19 तक चलता रहा। साइफर तो 21 की बात है, आपने पिछले 10 साल की बात की। आपका यह कहना है कि डॉन लीक्स की खबर चलने की वजह से, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई जो अफवाज पाकिस्तान ने की, उसकी वजह से इकॉनमी नहीं चल रही। फिर आपका दूसरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनामा का मुकदमा चला उसकी वजह से इकॉनमी नहीं चली, और क्योंकि इन दोनों चीज़ों की वजह से सीपेक के प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, इसलिए आज पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत महंगी और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लेते हैं।
आपका ये कहना है कि आज बिजली इस वजह से महंगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और अफवाज पाकिस्तान ने जिन्होंने डॉन लीक्स के ऊपर बयान दिया उन्होंने इकॉनमी चलने नहीं दी। ये बात आपके अलावा कोई पाकिस्तान में तस्लीम करने को तैयार नहीं अदील साहब। इसके अलावा बड़ी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से इकॉनमी नहीं चली। अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हो गया, इकॉनमी बंद नहीं हुई। इंग्लैंड के अंदर एक साल में 3 इलेक्शंस हो गए, इतनी बेअमनी हुई, इतनी पॉलिटिकल खराब हुई हालात, इकॉनमी बंद नहीं हुई। भारत के अंदर कत्लो गारत हुआ, सारे किसान आके बैठे रहे, लेजिस्लेशंस करनी पड़ी, इकॉनमी बंद नहीं हुई। तुर्की के अंदर इसी 10 साल के पीरियड के अंदर एक मिलिट्री मार्शल लॉ लगने लगा, उसको अवर्ट किया गया, वापस चला, इकॉनमी बंद नहीं हुई। ये आपका कह देना कि डॉन लीक्स भाई फैक्ट्स को देख लें, की वजह से इकॉनमी नहीं चली है, वहां की इकॉनमी देख लें। ओ भाई मेरे क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? ठीक है आदिल साहब, बांग्लादेश की, ओ बांग्लादेश को देख लें, आप क्या बात कर रहे हैं? कल आपने प्रोग्राम में बैठ के बात की है कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वहां के सियासत में इस्तेहकाम से खराब हो गई है, $5 अरब यहां पर आने चाहिए। तुर्की को पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है। क्या किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? आप टेलीविजन पर बैठ के आप ये कह रहे हैं जी उनकी इकॉनमी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। अपना आर्गुमेंट दें। आपकी हमदर्दी का मुझे एहसास है, आपकी आजकल मजबूरियों का भी मुझे एहसास है, लेकिन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट ना करें यार। जी हसन साहब, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको चीज बताऊं, हमारी मजबूरियां सारे पाकिस्तान की मजबूरियां हैं। मैं अदील साहब आपकी बात से मैं अदील साहब आपकी बात से, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, हम आपके साथ हैं। हाथी के पैर में सबका पैर। सिर्फ कहने की बात यह कि आप कहें कि सियासी गैर इस्तेहकाम की वजह से इकॉनमी ठीक नहीं चल रही, ये बात दुरुस्त है आपकी। जहां पे इकॉनमी होनी चाहिए थी वहां पे नहीं पहुंची। लेकिन ये कहना कि डॉन लीक्स की वजह से नहीं चल रही या पैनमा की वजह से नहीं चल रही, क्या नहीं चली ना डॉन लीक्स पैनमा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मामला कहां लेके चलते हैं, लेकिन जो मामला शुरू हुआ ना, किसी की आड़ के जो मामला शुरू हुआ, जी नहीं अदिल भाई साहब, आपने जो आगाज किया ना, आपने आगाज ऐसे किया और ऐसे लगा कि जिस तरह हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से बात करें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो ऐसे लगा कि शायद वो जुमले वो आपके हम सुनने में आ रहा है कि शायद टोटल बहुत अच्छा विजन था आईपीपी लगाने का, और आईपीपी लगाने से अवाम के घरों में दूध और शहद की नहरें बह जानी थी, हालात बेहतर हो जाने थे। लेकिन नहीं, अब बात सुने ना, अब बड़ा दिल करके, दिल गुर्दा बड़ा करके बात सुना करते हैं दिल बराई साहब, दिल गुर्दा बड़ा करके बात सुना करते हैं। देखिए आईपीपी लगाते वक्त क्या ये बड़े सियासतदान, जो बड़े बड़े तुरम खान सियासतदान बनते हैं, इनको नहीं इल्म था कि आगे हालात क्या बन सकते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को हम किस पोजीशन पे लेके जा सकते हैं, आदमी इस्तेकाम आ सकता है या नहीं आ सकता। कब तक ये 2015 में आईपीपीज लगते रहे? 2015 में जब आईपीपीज लग रहे थे, जब आप रियासती ऑन जो है, हुकूमती ऑन जो है आईपीपीज को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, लगा रहे थे, पंजाब और वफाक उसको ऑन कर रहा था, तो उस वक्त भी ये चीजें आ गई थी पनामा और डॉन लीक्स को देखते हुए। यार ना करें, अवाम को देखें, अवाम जो है वो ख्वार होकर रह गई है इन आईपीपीज की वजह से। ये रिकॉर्ड आप देखें, मैं आपको प्रॉपर चीजें रख देता हूं, आप मेरी बात सुनिए। देखिए आईपीपीज का रिकॉर्ड हर तरह का ऑनलाइन मौजूद है। आप सिर्फ ये देखिए कि आईपीपीज को लगाते वक्त बोली जा रहे हैं भाई मेरे यार, आप छोड़ दें, आपको कौन से दादोशुमार चाहिए, कौन सी किस तरह के आपको दादोशुमार चाहिए? दिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है, माजरत मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे इंटरनेट की रफ्तार फायर वॉल के तजुर्बात के सबब सुस्त है। हुकूमत ये एतराफ़ करने से कतरा रही है। वज़ीर मुमलिकत IT शुजा फातिमा ने सुस्त इंटरनेट की वजह VPN के इस्तेमाल को करार दिया है। वजह जो भी हो, तल्ख़ हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इमेज मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसर्स की मार्केट है। तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग फ्रीलांसिंग से वाबस्ता है, मगर रवा माह से फ्रीलांसिंग मार्केट रवा माह से शदीद दबाव का शिकार है। इंटरनेट सर्विसेज में खलल आने से IT सेक्टर को तकरीबन $30 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाज़ा यूँ लगाएं कि मौशी इस्तेहकाम के लिए वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $50 करोड़ का कर्जा मंजूर किया है। और ऐसे में वज़ीर मुमलिकत IT शुजा फातिमा साहिबा ने जो वजह बताई, नाज़रीन वो पहले देख लेते हैं। अदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी, क्या आप भी इंटरनेट की सुस्त रफ्तार वाकई VPN के इस्तेमाल को समझते हैं या फिर कोई और वजह?
देखें, हमने गुज़िश्ता हफ्ते इसी प्रोग्राम में ये ख़बर ब्रेक की थी कि सेकंड ट्रायल जो है फायरवॉल का वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है और उसके बाद इन ख़बरों की तस्दीक हुई। और हैरानकुन बात यह है कि इसकी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है हुकूमत, क्योंकि फायरवॉल की जो तनसीब है उसमें जो सेकंड टेस्टिंग है उसमें कामयाबी मिली, लेकिन ये काम जिस तरीके से हुआ इसमें देखें एक तो ये होना था। जिस तरह से जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं ये ताउन नहीं कर रही, जिस तरीके से एक जो सियासी एक्टिविज्म के नाम पे जो कुछ हमारे कौमी इदारों के साथ, रियासती इदारों के साथ जो कुछ हो रहा था और मुल्क के अंदर जिस तरह अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तो इस सारे मैकेनिज्म पे कोई ना कोई इसके हवाले से कोई फिल्टर, कोई एक ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत थी। लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि जो हुकूमत है उसको मुतलका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की ज़रूरत थी। इसमें इस चीज़ की ऑनरशिप लेते, इसमें एतमाद में लेते, रीज़न बताते, एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। वही गैर यकीनी सूरत हाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को भी मुतासर किया, अब वो इंटरनेट की डोमेन में आके मुतासर कर रही है। और यही वजह है कि हम जो आज से 4-5 साल पहले सफर शुरू हुआ $0.5 बिलियन से, अब ये $3 बिलियन को सालाना आईटी एक्सपोर्ट्स को हम टच कर रहे हैं और इससे आगे जाने का पोटेंशियल है। लेकिन एक ऐसे वक्त में हम जब ये बात कर रहे हो कि वो बांग्लादेश का $5 अरब जो है यहां पर डाइवर्ट हो जाए, तो अपना $3 अरब जो है उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है आदिल साहब, ये साथ-साथ से पूछ लेते हैं, साथ-साथ बल्कि पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी मुतासर हो रही है, लेकिन हुकूमत के पास तो कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता कि मिनिस्टर साहिबा ने किस बेसिस के ऊपर ये कहा कि इंटरनेट स्लो डाउन नहीं हो रहा या सिर्फ दरमियान में 2 दिन के लिए हुआ था। पाकिस्तान के अंदर देखिए, हमें गवर्नेंस के अंदर जो भी बयानात दिए जाते हैं, जो भी हमारे हुकूमत की तरफ से कोई बात की जाती है, उसका रियलिटी के साथ को थोड़ा सा ताल्लुक़ होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं है जो कि इस बात को नहीं जानता कि इंटरनेट नहीं चल रहा सही तरह। पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस बात को नहीं जानता कि हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो ठीक नहीं चल रही। पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कि ये बात नहीं जानता कि जितने लोग भी हमारे ख़ास तौर पे यंग लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो डिजिटल मीडिया पे न्यूज़ कर रहे हैं, उनमें से बहुत से लोगों को हमने कहा कि ये शर फैला रहे हैं मुल्क के अंदर, हम उनको अगर छोड़ भी दें, जो लोग वैसे को लीगल काम को, फाइनेंशियल काम को, कंसल्टेंसी का काम कर रहे थे, वो सब लोग इम्पैक्ट हुए हैं। इस बात को हुकूमत को डिनाई नहीं करना चाहिए और इसको किसी तरीके एड्रेस करना चाहिए। मैं सिर्फ अपने दोस्त अदील साहब के लिए ये कहता चलूँ कि अगर इनके वजूहात के अंदर जाया सही तरह तफ्तीश की जाए कि क्या वजह है इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर ठीक तरह नहीं चल रहा, तो मेरा ख्याल है डॉन लीक्स और पैनामा लीक्स इसके पीछे से निकलेंगी। जी ठीक है साहब, हम यहाँ पर शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हसन साहब, फायरवॉल के तजर्बात जो हैं वो कब ख़त्म होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि फायरवॉल लगना तो बहुत ज़रूरी था। ये पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, किसी तरह किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो रियासती इदारों या शख्सियात को टारगेट करे। एक लिमिट के अंदर रहते हुए हर बंदा अपना इजहार राय कर सकता है, लेकिन ये तजर्बात ज़रूर आप करें और लगनी चाहिए। लेकिन जो बंदिश है, जिसे अभी मैडम कह रही थी थ्रॉटलिंग, अगर हम देखें तो इंटरनेट जो है थ्रॉटलिंग जो है, जिसे हम कहते हैं कि इसकी बंदिश करना, इंटरनेट की बंदिश करना, उसके जो नुकसानात हुए वो कोई कम नहीं। उसका आप छोड़ दें 500 मिलियन 1000 मिलियन, इसका तो आप कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकते। हर चीज आपकी ऑनलाइन चल रही है, इंटरनेशनल कंपनीज ऑनलाइन पे काम कर रही हैं, दुनिया भर का मसला, लेकिन ऑल्टरनेटिव निजाम भी तो होना चाहिए ना। तो इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।